छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव पूरा हो चुका है सिवाय गिनती के। वो 3 तारीख को वो भी पूरी हो जाएगी। 3 तारीख की शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी किस पार्टी को कितनी टिकटें मिली हैं, कौन कौन से नेता जीते हैं, किसकी सरकार बनने का आसार है। ये सब 3 तारीख की शाम तक साफ हो जाएगा। इस बीच हमने ये कोशिश की कि पूरे छत्तीसगढ़ में जगह जगह हमारे जो संवाददाता हैं, जो चुनाव की रिपोर्टिंग भी कर रहे थे, देख रहे थे चुनावों को बड़े करीब से, उनसे बात की जाए, उनसे बात करके समझा जाए कि उनके इलाके में मुद्दे क्या थे, उम्मीदवार कैसे थे। जीत हार की संभावना पे तो हमने ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन सीट पर माहौल कैसा है इसको हमने बहुत सारी सीटों पर जानने की कोशिश की है। कई संवाददाताओं से हम इस बारे में बात कर रहे हैं। हर दिन 1 या 2 संवाददाता से बातचीत हम आपके सामने रखेंगे। संवाददाता का नाम, जगह का नाम, किन सीटों पर है, ये आपको उस दिन की बातचीत में दिखाई पड़ेगा। कौन से संवाददाता हैं, कौन सी सीटें हैं, ये आप इसी में सुनिए। हमारे साथ हमारे राजनांदगांव स्थित संवाददाता हैं प्रदीप मेश्राम। प्रदीप वहाँ राजनांदगांव से रहते हुए भी पूरे प्रदेश को कवर करते हैं। उस इलाके में जो अफसर एक बार तैनात हो जाए उससे इनके ज़िंदगी भर के संबंध बन जाते हैं। मैं इसको भी एक खूबी मानता हूँ कि कोई सरगुजा में एसपी या आईजी होके चले गए हैं तो वो वहाँ से प्रदीप को नांदगांव से दौरा करने के लिए बुलाते हैं। अच्छे रहना चाहिए संबंध। खैर, अभी हम बात कर रहे हैं चुनाव की, तो प्रदीप से हम 2 जिलों के बारे में बात कर रहे हैं, एक राजनांदगांव, एक कवर्धा। इन 2 जिलों के बारे में बात कर रहे हैं। प्रदीप जी, पहले कवर्धा से चालू करते हैं। जी 2 ही सीटें हैं कवर्धा में, एक कवर्धा, एक पंडरिया। जी। और पहले मैं दोनों जिलों के बारे में एक मिली जुली बात कर लूं। इस चुनाव में मुद्दे क्या थे? मुद्दे तो कांग्रेस ने अपने जो पिछले 5 साल में जो भी काम किए हैं, नरवा गरवा योजना और किसानों को लेकर राजीव गांधी न्याय योजना, इस तरह की जो महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर प्रचार में उतरी कांग्रेस। और भाजपा ने उन योजनाओं से जुड़ी जो भी भ्रष्टाचार, कथित जो भ्रष्टाचार हुए, उनको लेकर मुद्दा बनाने की कोशिश की थी भैया उसमें। मैं तो पूरे प्रदेश में देख रहा हूँ, मुझको तो नरवा गरवा घुरवा पूरे प्रदेश में कहीं चुनावी मुद्दा नहीं दिखा कांग्रेस का। नांदगांव कवर्धा में उन्होंने किया होगा, अलग बात है। मुझको तो ये लग रहा है कि जो नए वायदे किए कांग्रेस ने, नई नई घोषणा की, उसको लेके चुनाव में गए हैं। जी। 5 साल के काम को लेके उतना ज्यादा नहीं गए हैं, ऐसा मुझको लगता है। शुरुआत में भैया ये जब प्रचार में उतरी भाजपा, तो इन मुद्दों को पहले आधार बनाने की कोशिश जरूर की। फिर नई योजनाएं जो सरकार के ने जो भी कांग्रेस सरकार ने जो भी वादे किए थे, उसको लेकर फिर उन्होंने अपना रुख बदला उसमें। ऐसा जी। तो ये मैं 2-3 चीजों के बारे में जानना चाहता हूँ। किसान कर्ज माफी, जी, 10,000 करोड़ करीब का बोझ आने वाला है जी प्रदेश पे अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो। जी। भाजपा ने वायदा नहीं किया है। जी। आपको लगता है कि किसान कर्ज माफी 5 साल पहले भूपेश सरकार ने पहला फैसला लिया था, जी, इस बार उसके लोगों को भरोसा होगा और इस बार उसका असर होगा? जी। किसान वाला फैक्टर तो बहुत तेजी से फैला। जैसे उन्होंने घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया, तो कर्ज माफी वाला वो तेजी से फैला भी, क्योंकि घोषणा पत्र के भी पहले अलग से सिंगल घोषणा की थी भूपेश बघेल ने। हाँ। उसमें मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ भैया कि जब ये कर्ज माफी वाला जैसे हुआ, उसके बाद जब मुख्यमंत्री ने जो महिलाओं को लेके 15,000 वाला घोषणा किया, फिर स्व-सहायता समूह की जो महिलाएं कर्ज में दबी हुई हैं, उनको भी इन्होंने जब फ्री किया तो बहुत बड़ा है, 8-9 हज़ार करोड़ वो भी है। जी। तो उसके बाद में मतलब ये भी एक कांग्रेस के लिए, कांग्रेस ने इसको लेकर अपनी राजनीतिक नैया पार करने की कोशिश की है इसमें। जी। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही है, आपका भाजपा के मधुसूदन यादव के साथ अच्छा उठना बैठना है। जी। आपके छोटे भाई कांग्रेस का प्रचार वहां करते रहे। जी। तो आपके ऊपर मिला जुला असर है। जी। भाजपा के लोगों से भी अच्छे संबंध है, कांग्रेस का आदमी तो घर में ही है। जी। तो आप जो बोल रहे हो इसमें किसी एक का असर नहीं है, मिला जुला असर है भैया इसमें। क्योंकि मुकाबले की बात हो रही है तो दोनों लगभग बराबर की इसमें
चले हैं। तो ये आप 2 जिले की 8 सीट के बारे में बोल रहे हैं, केवल कवर्धा के बारे में नहीं, बोल रहे हैं? मैं कवर्धा के अलावा पंडरिया और जो राजनांदगांव है, खैरागढ़ है, इन पे जुड़ा हूँ। मोहला, मानपुर और अब अपन एक काम करते हैं जी, अपन 1 नंबर के सीट से चालू हो जाते हैं जो आपके इलाके की है। जी, कवर्धा की 2 सीटें आती है जी, जो आप देख रहे हैं करीब से, एक है पंडरिया, एक है कवर्धा। जी, पहले पंडरिया की बात करते हैं। पंडरिया में नीलकंठ चंद्रवंशी ये कांग्रेस के जी, कैंडिडेट हैं, जी, भावना बोहरा भाजपा की कैंडिडेट जी, है जी, वहां पर। जी, ये पहली बार लड़ रही जी, है पहली चुनाव। बार, जी, लोग बतलाते हैं कि डॉक्टर रमन सिंह की भांजी हाँ जी, हैं। जी, ऐसे ही है ना ये? हाँ, रिश्तेदारी में भांजी है। इनका बेमेतरा में कोई बड़ा सा स्कूल स्कूल है, चलता है। जी, जी, इस इलाके में इन्होंने बहुत सारे काम भी जी, किए हैं, समाज जी, सेवा के। समाज। इस इलाके में, पंडरिया के इलाके में मुद्दा क्या रहा होगा लोगों के बीच में? स्थानीय मुद्दा भी कोई था प्रदेश स्तर के मुद्दों के अलावा? नहीं, वहाँ पंडरिया में भी स्थानीय मुद्दा तो नहीं था, नहीं था, क्योंकि भावना बोरा ने राजनीतिक पारी खेलने के लिए काफ़ी हद निजी तौर पे लोगों के काफ़ी काम किए बहुत हैं। काम किए। एम्बुलेंस चलाना, एम्बुलेंस या चलाना, ट्रेनिंग देना महिलाओं को। स्कूली बच्चों, कॉलेज के बच्चों के लिए बस की व्यवस्था करना। हाँ। और जैसे वो जिला पंचायत सदस्य बनी, हाँ। तो उन्होंने अपना इरादा जाहिर कर दिया था कि मैं अगली बार मैं लोकसभा, मतलब मेरा दावा रहेगा इसमें। हाँ। और पार्टी ने उनको मौका दिया। लेकिन भैया वहाँ पे कुर्मी जाति के लोगों का एक बड़ा असर रहा है राजनीति में वहाँ पर। लेकिन भाजपा ने इस बार एक गैर चंद्रवंशी महिला को मतलब टिकट दिया, हाँ। जबकि अब तक इससे पहले जो वहाँ के संसदीय सचिव भी रहे, हाँ। मोतीराम चंद्रवंशी, हाँ। वो काफ़ी 2 बार वो चुनाव लड़ चुके, एक बार जीते एक बार हारे। हाँ। लेकिन और पिछले बार कांग्रेस ने महिला को उतारा तो था। आपको लगता है पंडरिया में जातिगत समीकरण जो है जी, वो कांग्रेस के नतीजों पे असर डाल सकता है? बिल्कुल डालेगा भैया। पॉजिटिव या नेगेटिव? वो कांग्रेस के लिए वो पॉजिटिव हो सकता है। ऐसा? जी, क्योंकि कुर्मी लेकिन कैंडिडेट के रूप में भावना बोहरा भारी है। एज ए कैंडिडेट वो एक लोगों के बीच में एक उनका फेम है भैया। ऐसा। चलिए अब हम आते हैं पूरे प्रदेश में जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा होने वाली सीटों में से एक है जो कवर्धा। जी, कवर्धा में कांग्रेस के मोहम्मद अकबर, वहाँ वोटर लिस्ट में जी। नाम शायद अकबर भाई है, जी, और विजय शर्मा भाजपा के एक बड़े नेता जी, हैं। जी, कवर्धा आप देख ही रहे हैं कि पिछले 2-3 साल से वहाँ सांप्रदायिक तनाव चल रहा है, हिंदू मुस्लिम टकराव भी चल रहा है। प्रदेश के अकेले मुस्लिम विधायक और मंत्री मोहम्मद अकबर वहाँ से लड़ रहे हैं। पिछली बार वो सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे, करीब 60,000 वोटों से। प्रदेश में सबसे बड़ी लीड थी मोहम्मद अकबर की। जी। इस बार क्या है वहाँ पर माहौल कवर्धा में? भाजपा ने जो हिंदू मुस्लिम के लेकर जो माहौल बनाया था वो पूरे चुनाव तक रहा वहाँ पर रहा वो। तो इसलिए शहर में जो कांग्रेस कवर्धा लोकल शहर में मोहम्मद अकबर एक तरह से मुश्किलों के सामना कर रहे हैं। ऐसा शहरी इलाके जी, बाकी देहात क्षेत्र में हाँ। कांग्रेस की एक साख बरकरार रही है। हाँ। क्योंकि उधर किसान, बड़े बड़े किसान हैं, किसानों का एक बड़ा तो वो लोग हिंदू नहीं हैं क्या, वो किसान लोग? अब वो हिंदू हैं वो, लेकिन वो अपने आप को किसान के रूप में ही रख रहे हैं, ताकि अच्छा। सरकार से जो भी कर्ज माफी जैसे कोई भी योजनाएं होगी हाँ। उसका उनको फायदा मिल जाए। यानी शहर के लोग जो हैं वो कर्ज माफी वगैरह से उतना प्रभावित नहीं जी, है। जी, तो वो हिंदुत्व के असर में हिंदुत्व ज्यादा के मुद्दे पे वहाँ पे हाँ। थोड़ा मुश्किलों में घिरे रहे वो हाँ। लास्ट समय तक। ऐसा। जी, तो यहाँ नतीजा आपको किस तरफ जाते दिखता है? ऐसा जो मेरी जानकारी में ये है अभी कि शहर में भाजपा कड़ी टक्कर दे रही है। हाँ। तो जो कुछ जो डिपेंड है वो देहात के। लेकिन मुझको किसी ने कहा है कि शहर में टोटल 30-35 हजार वोटर हैं 32,000 वोट है। और 2 लाख वोटर जो हैं ग्रामीण इलाकों में जी, हैं। जी। तो इसका क्या संतुलन है? अगर 2 लाख वोटर किसान हैं, जंगल में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वो खुश हैं कांग्रेस से, तो 30-35 हजार शहरी लोग हो जाएंगे। देहात क्षेत्र में एक बात बताना चाहूंगा भैया कि विजय शर्मा कुछ आश्रमों से भी जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो उनका भी ऐसा नहीं है कि देहात क्षेत्र में कांग्रेस को कोई एक तरफा मोनोपोली हाँ, है, वैसा नहीं है। अच्छा। तो मेन जो बात यही है कि जो शहर की जो जनता है, हाँ। क्योंकि हिंदू का मुस्लिम का जो माहौल बना वो शहर से ही बना है। हाँ, देहात तो क्षेत्र में ये बेअसर रहा है बिल्कुल, भैया। बिल्कुल। जी,
वहाँ सबको मालूम है फसल हरे रंग की रहती है, जी, सूरजमुखी पीला रहता है, जी, सबको जी, मालूम है। जी। गांव देहात जो है वो उतना नफरत नहीं पालते जितना शहर पालते हैं। जी, ये शहर का जहर ज्यादा है ना, जी, 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 ये कायम रहा चुनाव तक। कायम रहा भैया। लेकिन एक बात बतलाओ आप मुझको कि भूपेश बघेल की सरकार जो है ये भी छत्तीसगढ़ के इतिहास की सबसे अधिक हिंदूवादी, सबसे अधिक हिंदुत्ववादी ऐसी सरकार मानी जाती है। इन्होंने हिंदू धर्म के लिए कितना किया है। रामवन पदकवन, यानी जितना रमन सिंह 15 साल में नहीं कर पाए हिंदू धर्म के लिए, उतना भूपेश ने 5 साल में किया। जी। तो इसको कवर्धा शहर के लोग नहीं समझेंगे क्या? अब ऐसा बोल सकते हैं कि जो भाजपा का जो अपना एक फेस है हिंदुत्व को लेके, उस पे लोगों को ज़्यादा ठीक भरोसा, क्योंकि भाजपा की का राजनीति का बेस वही है भैया। ठीक बात है, आप एकदम सही बात कह रहे हो। मैं केवल बहस के लिए आपको उकसा रहा था, आप फंसे नहीं जाल में। जी। अब अपन आते हैं खैरागढ़। खैरागढ़ में यशोदा वर्मा कैंडिडेट हैं कांग्रेस की, जी, और भाजपा के विक्रांत सिंह। जी। ये विक्रांत सिंह भी रमन सिंह के भांजे बतलाए जाते हैं। उनके सगे भांजे हैं वो, ये सगे भांजे जी। हैं। यानी आपका इलाका जो है नांदगांव कवर्धा का इलाका, जी, देश की राजनीति में भाई भतीजावाद बोलते हैं। जी, आपके इलाके में भांजा भांजीवाद चल रहा है। जी, जी। तो इसका रमन सिंह को नुकसान नहीं होगा? अपने कुनबे से दो लोगों को नुकसान जो कांग्रेस ने इस चुनाव में इस मुद्दे को, कांग्रेस के जो आला नेता है या जो उनकी रणनीति रही है, वो इस मुद्दे को लेकर उन्होंने उसको छुआ तक नहीं। अच्छा, नहीं उठाया इस मुद्दे को उठाया नहीं। तो ये कंसेशन क्यों किया रमन सिंह के यही साथ? ये एक रहस्यमय बात है ये, कि जब राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा जो है गांधी परिवार पर मुखर है, हाँ। तो यहाँ प्रत्यक्ष तौर पे रमन सिंह लड़ रहे हैं। नहीं, मैं ये देखता हूँ कि भूपेश बघेल जी जो हैं दिन में 2 बार कैमरों का सामना करते हैं, सुबह हेलीपैड से रवाना होते हुए, शाम को लौटते हुए। इन दोनों ही बार वो रमन सिंह के बारे में कुछ न कुछ बोलते हैं। दिन में 2 हमले औसतन उनके होते हैं रमन सिंह पर। जी। ये इतना बड़ा मुद्दा था परिवारवाद का कि भाजपा पूरे देश में गांधी परिवार के ऊपर वंशवाद, परिवारवाद, कुनबा परस्ती, एक परिवार के कैदी, एक परिवार के गुलाम हैं, ये ऐसा सब बोलती है। जी। रमन सिंह के भांजा भांजी को लेकर कांग्रेस ने कोई हमले नहीं किए, सिवाय मुख्यमंत्री को अगर छोड़ देंगे, एक दो मौकों पर उन्होंने कहा है। हाँ। बस लेकिन लोकल स्तर पे जो वहाँ के इसको मुद्दा नहीं बनाया इसको गया। कोई मुद्दा नहीं बनाया गया, ना इस पे कोई सवाल उठाए गए और ना कोई बयान हुई, बयानबाजी इस तरह का यहाँ पे। तो ये तीनों जो है रमन सिंह और भांजा भांजी, इनको कोई दिक्कत के सवाल नहीं झेलने पड़े इसको लेके। परिवारवाद से संबंधित उनको समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। तो ये छूट दे दी गई रमन सिंह को, किस लिए? कि उन्होंने काम किया है 15 साल, इसलिए छूट दे दी। वो कथित तौर पे ऐसा बोल सकते हैं भैया। अब ये विक्रांत सिंह और यशोदा वर्मा खैरागढ़, क्या लगता है आपको यहाँ क्या मुद्दे रहे होंगे? खैरागढ़ में भी अब जातिगत समीकरण का बहुत हावी है। हाँ। और ये बीज जो बोया है भाजपा ने ही बोया था, जाति का। आपको याद होगा कि जब 2007 में एक उपचुनाव हुआ था। हाँ। खैरागढ़ में, जिसमें कोमल जंघेल और देवव्रत सिंह की पत्नी, हाँ। पूर्व पत्नी जो है वो चुनाव लड़ी थी। तो महल से हल टकराएगा एक नारा भाजपा ने, अच्छा याद दिला रहे हो। महल से हल टकराएगा भाजपा, उस नारे का हवा इतना तेजी से फैला कि महल के खिलाफ ही मत पड़े, यानी वो उनकी पूर्व पत्नी हार गई थी, पद्मा देवी। तो लेकिन हल का जाति से क्या लेना देना? खेती तो हल तो सभी जाति, क्योंकि भी अब उस समय जो कैंडिडेट लड़ते कोमल जंगेल, वो लोधी समाज से है। अच्छा। और खैरागढ़ एक लोधी बाहुल्य इलाका है। तो वहाँ पर जब जब राजनीतिक उद्देश्यों को पूर्ति करने की बात होती है, तो लोधी समाज बहुत यूनाइटेड हो जाता है, एक हो जाता है। अच्छा जी, ये खैरागढ़ का बतला रहे हो आप? जी। तो यशोदा वर्मा किस समाज वो की है? लोधी समाज से है, और 2021 के उपचुनाव में वो पहली बार जीत के उनके आए थे। वर्मा नाम से थोड़ा सा गलतफहमी हो हाँ। जाती है मेरे जैसे कम जानने वाले लोगों को कि जाति में कैसे कैसे सरनेम है। जी। तो मैं कुर्मी सरनेम समझ रहा था। और वो जिला पंचायत सदस्य भी रही है। अच्छा जी। तो टक्कर अच्छी है क्या वहाँ? मुकाबले की स्थिति है वहाँ पर, लेकिन जो पठारी इलाका है सालेवारा से बकरकट्टा का, वो कांग्रेस के लिए का गढ़ रहा है। अच्छा। अब वहाँ पे ये देखना होगा कि विक्रांत सिंह जो है, मुझको किसी ने, एक रिपोर्टर ने वहाँ से लौट के बताया था
कि महिलाओं के बीच में विक्रांत सिंह को लेकर बड़ा आकर्षण है। जी ये जाते हैं तो महिलाओं का चेहरा खिल उठता है, शायद व्यक्तित्व इनका अच्छा होगा, मैं तो देखा नहीं हूँ फोटो इनका, तो कुछ अच्छा व्यक्तित्व है क्या इनका? विक्रांत एक्चुअली में बहुत सभ्य और बातचीत में बहुत मतलब लोगों शिष्ट है, बहुत शिष्ट है। अच्छा। और उनकी पर्सनालिटी भी है, पढ़े लिखे हैं और राजनीतिक तौर पे जब भी उनको चुनाव लड़ने का मौका मिला तो वो निर्वाचित होकर अपनी अपनी काबिलियत दिखाए हैं। ऐसा यानी पुराने अग्नि परीक्षा से गुजरे हुए व्यक्ति हैं ये। नगर पालिका के 2 बार अध्यक्ष रहे, जीत कर आए। ये केवल रमन सिंह के कारण टिकट मिल गई ऐसा नहीं है? रमन सिंह जी के कारण तो उनका कहीं ना कहीं उनका योगदान तो है ही, क्योंकि वो ऐसा उसको खारिज नहीं कर सकते। लेकिन इस बार की विधानसभा सीट के पहले भी जी वो साबित कर चुके हैं अपने आप को। अभी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं वो। और उन्होंने उस समय जो चुनाव जीते वो लोधी बहुल्य क्षेत्र से जीते थे वो। ये बतलाओ, अगली सीट आपकी आती है डोंगरगढ़ जी। यहाँ से मैं नाम देख रहा हूँ हर्षिता स्वामी बघेल जी और एक विनोद खांडेकर जी, है ना जी। तो विनोद खांडेकर जो हैं ये भाजपा के कैंडिडेट जी हैं। जी। हर्षिता स्वामी बघेल कांग्रेस की हैं। जी। इन दोनों का क्या है मुकाबला वहाँ पे? कोई यहाँ के डोंगरगढ़ के कोई लोकल मुद्दे भी हैं क्या? डोंगरगढ़ के लोकल मुद्दे कुछ नहीं है वहाँ पर। जो भी है कांग्रेस सरकार के ही ठीक प्रदेश स्तर के मुद्दे पे ही फैसला होना है वहाँ। विनोद खांडेकर पूर्व विधायक हैं। 2003 में जब भाजपा की पहली गवर्नमेंट बनी उस समय वो निर्वाचित हुए थे। और हर्षिता जो है वो वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य है। और वो अविभाजित मध्य प्रदेश के एक मंत्री थे टूमन लाल, उनकी नातिन है भी। उनकी नातिन है ये। शशांक तिवारी जी से जब मैंने बात की थी उन्होंने ये जानकारी दी थी। उनके जो पति है वो छुई खदान के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं। अच्छा जी। ये तो वो छुई खदान इस इलाके में थोड़ी, वो खैरागढ़ में आता है, खैरागढ़ जिले में। तो वो पति वहाँ पे अधिकारी हैं, उसका असर यहाँ पे नहीं होगा। जी। वो तो चुनाव के बीच आए भी नहीं होंगे कि आरोप लग जाएगा ऐसा। जी नहीं, वो अलग थे, वो चुनाव से। अच्छी बात है। तो हर्षिता स्वामी बघेल, विनोद खांडेकर, ये टक्कर आपको कैसी लग रही है? यहाँ पर हर्षिता गोस्वामी जो है वो और विनोद खांडेकर के बीच एक अंतर बहुत बड़ा आ रहा है, क्योंकि लगभग 15 साल बाद विनोद खांडेकर को पार्टी ने दोबारा टिकट दिया है। क्योंकि अब नए मतदाता आ गए हैं। तो नए मतदाता, और ये 15 साल जब टिकट नहीं मिली थी इनको तब ये बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं थे। कोई पार्टी वार्टी के कार्यक्रम में नहीं थे। ऐसा औपचारिकता के लिए चले गए और कोई जन समुदाय को लेके, जनहितों को लेके कोई काम करें, सक्रियता रहे, ऐसा नहीं था। तो जो अभी जो नए मतदाता आए हैं वो विनोद खांडेकर से उतने जुड़ नहीं पाए जितना कोई बात नहीं इनसे। और हर्षिता स्वामी बघेल जो हैं उम्र में भी विनोद खांडेकर से कम होंगी, बहुत छोटी है। और वो जिला पंचायत सदस्य होने के नाते नए जनरेशन की, नई पीढ़ी की जिला पंचायत सदस्य हैं। तो एक बहुत बड़ी एरिया को वो उनका एरिया पहचाना हुआ है उनका। जी ठीक। और कांग्रेस पार्टी की हैं जी, कांग्रेस पूरे पार्टी प्रदेश में जो कांग्रेस के कार्यक्रम हुए हैं, हो सकता है आप बतला रहे हो कि स्थानीय मुद्दे नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी के मुद्दों का, घोषणाओं का कुछ फायदा मिले। महिला कैंडिडेट हैं तो हो सकता है इन्होंने उस इलाके में जो गृह लक्ष्मी योजना है 15,000 रुपए साल हर लड़की महिला को, उसको पहुंचाया भी होगा। शायद ज्यादा कहा होगा, 3-4 दिन बचे होंगे, लेकिन जितना प्रचार करना होगा किया होगा। ऐसा है डोंगरगांव। चलिए मैं आता हूं आपके इलाके के, मैं राजनांदगांव आखिरी में बात करूंगा, क्योंकि राजनांदगांव अभी बात करेंगे तो लोग बंद कर देंगे टीवी को, मोबाइल फोन को बंद कर देंगे। अपन बाकी सीट पे पहले बात करते हैं। अपन चलते हैं मोहला मानपुर। मोहला मानपुर आदिवासी सीट है आपके इलाके की, शायद अकेली आदिवासी सीट है, एकमात्र। इसमें इंद्र शाह मंडावी कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी हैं। संजीव शाह ये भाजपा के प्रत्याशी हैं, ऐसे ही है नाम? सही है इन दोनों? अभी विधायक कौन है वहाँ पे मौजूदा? इंद्र शाह मंडावी है। यही है तो कांग्रेस ने अपने मौजूदा विधायक की टिकट रिपीट की है मोहला मानपुर में। मोहला मानपुर मुझको याद पड़ता है, आप रिपोर्ट भेजते रहते हैं कि वो नक्सल इलाका है। ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से भी शायद लगा हुआ है, सरहद पे है। तो यहाँ नक्सली घटनाएं कई तरह की होते रहती हैं मोहला मानपुर में। एक चीज़ मुझको और याद पड़ रही है मोहला मानपुर की, कि वहाँ पे आदिवासियों के एक संगठन ने
दुर्गा पूजा का विरोध किया था, जी लेटर लिखकर विरोध जी, किया जी। था, गंभीरता से किया था जी। कि आप लोग जो महिषासुर को मारना बताते हो, जी तो महिषासुर हमारे पूर्वज थे पूर्वज और हैं। ये उनके खिलाफ इस तरह की बात फैलाना जी। ये ठीक नहीं है। याद है ना आपको? जी ऐसा ऐसा ही है भैया। 2-4 साल से जी, तो वो चिट्ठी चल ही रहा है मुझको अभी भी। दिखते रहती है। जी। ये वो हर मोहल्ला त्योहार, मानपुर तीज है। त्योहार के मौके में खासतौर पे हाँ। दिवाली और दुर्गा पूजा के दौरान हाँ। ये चीजें ये सामने उठता है, ये उठती मामला है। जी है ना? जी और नक्सली भी इस इलाके में है, आदिवासी इलाका है ये। अब आप मुझको बतलाओ कि यहाँ ये 2 कैंडिडेट जो हैं, जी इसमें इंद्र शाह मंडावी मौजूदा कांग्रेस विधायक हैं, संजीव शाह जो हैं ये भाजपा के कैंडिडेट हैं। जी। यहाँ मुद्दे क्या हैं इस इलाके में? यहाँ पर फिर बताऊंगा भैया, प्रदेश सरकार के ही मुद्दों के लेकर भाजपा कोई स्थानीय मुद्दा मुद्दा बहुत कुछ बड़ा नहीं नहीं वहाँ है। पर, नहीं है। नहीं वहाँ पर कोई मुद्दा। ठीक। लेकिन संजीव शाह को 2008 में टिकट काट दी गई थी। उसके बाद ये उनको 15 साल बाद उनको भी विनोद खांडेकर के हाँ। तर्ज पर उनको भी यही टिकट मिली है। तो ये भाजपा के हाथ में कोई 15 साल पुराना अपना फाइल लग गई है क्या? उसी में से निकाल के बायोडेटा कैंडिडेट भाजपा ने बना रही है? 2008 के बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं, 2013 में, 2018 में, हाँ। तो इन चुनावों में अपने नए उम्मीदवारों को मौका जरूर दिया, संजीव लेकिन शाह को नहीं संजीव शाह को नहीं दिया। लेकिन वो पार्टी के विश्वास पे खरा नहीं उतर पाए। मतलब लगातार 2008 से वहाँ पे कांग्रेस का ही कब्जा है मोहला मानपुर में। वर्तमान में जो कांग्रेस उम्मीदवार हैं, हाँ। संजीव शाह, इंद्र शाह मंडावी, हाँ। वो संसदीय सचिव भी हैं प्रदेश सरकार के। हाँ। तो वहाँ पर एक जो लोकल मुद्दों में एक बात सामने आई, मैं जब गया था वहाँ पे मोहला और मानपुर को लेकर दोनों जो कस्बे हैं उनमें वर्चस्व की लड़ाई है। हाँ। मोहला वाले चाहते हैं कि तमाम जो भी सरकारी सुविधाएं हैं ऑफिस हमारे यहाँ हो, और मानपुर वाले चाहते हैं कि पूरे जो ऑफिस हैं हमारे होना चाहिए। तो आपको कुछ दिनों पहले, चुनाव से कुछ दिन पहले, लगातार 5-6 दिन मोहला ब्लॉक बंद रहा, जिसमें 70 से ज़्यादा गांव थे। तो कांग्रेस ने इसको, भाजपा ने इस मुद्दे को लोकल स्तर पर उठाने की काफ़ी कोशिश की है। तो भाजपा क्या वायदा करती है? दोनों में से किस तरफ है भाजपा? भाजपा तो इंद्र शाह मंडावी के खिलाफ ही है, क्योंकि उनका आरोप है कि उन्होंने जो वादे किए थे, उन्होंने वादा किया था कि जो पुलिस लाइन है और पुलिस एसपी कार्यालय है और आरटीओ कार्यालय है, ये मानपुर को मिलेगा। अच्छा, तो लेकिन तमाम जो ऑफिस है वो इसमें आ गए मोहला में। तो आपको लगता है कि ये एक मुद्दा वहाँ लोकल हो सकता है, लेकिन प्रदेश स्तर के जो मुद्दे हैं? जी, लेकिन आपने जैसे बताया धर्म वाला को, जो महिषासुर विषय है, वो बात सही है, क्योंकि वहाँ पर सुरजू टेकाम नाम का एक व्यक्ति है। हाँ। जो कथित तौर पर नक्सल समर्थक माना जाता है। यानी उसके ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं। ऐसा आरोप लगते हैं कि वो नक्सलियों का मुखौटा बनकर बात रख रहा है, और लेकिन उसका प्रभाव भी है कई इलाकों में। और उसके एक आह्वान पर मोहला मानपुर क्षेत्र की दर्जनों गांव बंद भी हो जाते हैं। ऐसा? जी। तो इसलिए पुलिस के लिए वो परेशानी का भी कारण रहा। और सजू टेकाम को फिलहाल कुछ दिनों पहले गिरफ्तार भी किया था, लेकिन जमानत में मुझको ध्यान है, गिरफ्तारी हुई थी अभी कुछ दिन पहले, फिर वो जमानत पर रिहा भी हो गया। तो ये अभी यहाँ तस्वीर बहुत साफ नहीं है कि क्या होगा। जी, यहाँ पर साफ नहीं है। चलिए अपन अगले सीट पे बढ़ते हैं। खुज्जी जी। खुज्जी जो है, यहाँ से छन्नी साहू जी, ये कांग्रेस की एमएलए थी जी, जिनकी टिकट कट गई जी। ये बड़ा आक्रामक तेवर वाली महिला थी। जी। बर्दाश्त नहीं करती थी ज्यादती। अफसरों से झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, आरटीओ किसी पे ज्यादा जुर्माना लगा दे तो अपना मंगलसूत्र उनके मुंह पे फेंक के मारी कि इसको रख लो, जुर्माना भर लेना। ये वही खुज्जी है ना? जी। ये वही खुज्जी है क्या जहां से एक आध बार भाजपा के राजेंद्र पाल सिंह भाटिया भी लड़े हुए थे चुनाव? वो 3 बार एमएलए रहे भैया यहाँ से, खुज्जी से, और एक बार बागी होके भी लड़े। एक बार बागी हो रहे थे तो उन्होंने भाजपा को तीसरे नंबर में ढकेल दिया था। राजेंद्र भाटिया जब बागी होके लड़े तो वो सेकंड नंबर, भाजपा के जो विजय साहू थे वो 3rd नंबर में, तीसरे नंबर पे चले गए थे। ऐसा था। यानी उनका निजी पकड़ बहुत थी वहाँ पे। ये खुज्जी में अभी मुझको दिख रहा है कांग्रेस के भोलाराम साहू। जी।
और भाजपा की गीता घासी साहू, साहू, जी, ऐसा है जी। दोनों ही साहू कैंडिडेट हैं। जी। यहाँ के लोकल मुद्दे क्या हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के? इस कॉन्टेस्ट में इसमें इस क्षेत्र में थोड़ा लोकल मुद्दे हैं। हाँ, क्योंकि गांव ग्रामीण लोग का ये आरोप है कि जो छन्नी साहू जो एक तरह से सरकार के विरोध में रही, हाँ। तो विकास जिस स्तर पे होना था वो नहीं हो पाया। पाया। सड़कें बदहाल हैं। वो टीएस सिंहदेव के साथ ही सिंहदेव, लोगों जी, ने मान जी, लिया कि मान भूपेश लिया। बघेल के खिलाफ हैं, जी। तो इसलिए उनके कहे हुए उस उनके इलाके पूरे में तमाम काम नहीं हुआ। को जो भी वो सिफारिश कर रही थी उसको रोक दिया गया था। सड़कें बदहाल हैं, नहर नाली के काम अटके पड़े अरे हैं। रे रे। तो इस तरह की यानी कांग्रेस की गुटबाजी का शिकार हो गई कॉन्स्टिट्यूंसी है। पूरा क्षेत्र को इसका नुकसान उठाना पड़ा है। तो वोटर जो हैं उनकी नाराजगी तो अब कांग्रेस से रहेगी इसको लेकर। कांग्रेस से रहेगी जरूर भैया, लेकिन जो एक हमर राज पार्टी से एक महिला जिला पंचायत सदस्य हाँ ललिता कंवर खड़ी हो गई है। हाँ हाँ, लेकिन वो भाजपा से निकल के आई हैं। मैंने वीडियो देखा जी, था ललिता कंवर का। हाँ। तो वो ललिता कंवर जो है वो एक तरह से भाजपा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ही उतरी हैं। तो कांग्रेस को नुकसान इससे रहेगा कि 5 साल काम नहीं हो पाया वहां जी, पे। जी। भाजपा को नुकसान रहेगा कि उनकी एक बागी आ गई है, ऐसा। कांग्रेस को अंदरूनी तौर पर खतरा रहा भोलाराम साहू को छन्नी साहू से। हाँ। क्योंकि छन्नी साहू के जितने भी समर्थक थे, हाँ। उन्होंने अपने आप को घर में सिमट लिया था। ठीक। और उससे उन्होंने हालांकि अभी क्या पोलिंग तक क्या स्थिति रही? पोलिंग तक वो काफी मान मनोवा के बाद वो कुछ प्रचार में जरूर निकली, लेकिन जिस स्तर पर लेकिन दिल उतने जुड़ नहीं पाए। और एक बात बताना चाहूंगा भैया, पिछली बार जब छन्नी साहू को टिकट मिला था तो भोलाराम साहू का टिकट काट के छन्नी साहू को दिया गया। ठीक जी। तो पिछली बार भोलाराम का टिकट काट के छन्नी साहू को, इस बार छन्नी साहू का टिकट काट के भोलाराम साहू को। लोग कहते हैं कि जो बोओगे वही पाओगे जी। तो उसी तरह का चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब एक अपन दूसरी सीट पे आते हैं। दलेश्वर साहू हैं डोंगर गांव से। जी। डोंगर गांव से हैं दलेश्वर साहू, कांग्रेस के कैंडिडेट। भरत लाल वर्मा जो हैं भाजपा के कैंडिडेट। जी। ठीक है, अभी कौन है वहां पे विधायक? दलेश्वर साहू है, वो दूसरी बार के विधायक हैं। कांग्रेस ने अपने मौजूदा विधायक को टिकट दी है। जी जी यही है जी। अब क्या स्थिति लग रही है आपको यहाँ पे? यहाँ डोंगर गांव में लोकल मुद्दे हैं क्या कुछ? डोंगर गांव में लोकल मुद्दे कुछ हैं, जैसे वहाँ पे कुछ बांध था, वो बांध का पानी कुछ बह गया था, उसको लेकर थोड़ा विवाद हुआ था। और एक दलेश्वर साहू पे एक आरोप ये लगता है कि वो अपने गांव के क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अच्छा। और अभी पूरे चुनाव में उन्होंने डोंगर गांव शहर में एक सभा और एक जनसंपर्क भी नहीं किया, जबकि उनको जरूरत नहीं है। उनको लगा शायद कि यहाँ मेरी स्थिति मजबूत है, या फिर मैं यहाँ से या तो मजबूत है या मैं कुछ कर भी लूँ तो भी नहीं पाऊंगा। क्योंकि वहाँ पे एक सड़क चौड़ीकरण हो रही है। हाँ। उसमें कई व्यापारियों के वो भी को नुकसान हो रहा है। तो उस आक्रोश से बचने के लिए भी उन्होंने इस चुनाव से डोंगरगांव शहर से खुद को दूर रखा। ऐसा? हाँ जी। एक कैंडिडेट अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का, जिस नाम पे कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस शहर से दूर रख लिया अपने को। और उनपे ये भी एक अंदरूनी आरोप लगाते हैं कांग्रेस के लोग कि वो अपने अलावा अपनी पत्नी और अपने बेटे के लिए एक रूट मैप बना लिए हैं कि मैं नहीं तो मेरी पत्नी, नहीं पत्नी के बाद मेरा। ऐसा? तो इस तरह का टारगेट लेके वो राजनीति कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस के कई लोग उनसे नाराज भी हैं। तो ये नांदगांव कवर्धा जिले में ये कुछ ज्यादा है क्या, परिवार के लिए रूट मैप बना के चलना? ऐसा अभी ये कम से कम डोंगरगांव में भाजपा अगर इधर कर रही है तो डोंगरगांव में ये दलेश्वर साहू के राजनीतिक शैली में ये चीज दिखती है। यानी दलेश्वर साहू के बारे में लोगों को ये लग रहा है कि अपने बाद अपनी पत्नी, बेटा, क्योंकि वो कई जगह खुद नहीं जाते हैं, छट्टी में हो गया या किसी की मौत मिट्टी में बैठने के लिए या कोई कार्यक्रमों में, तो अपनी पत्नी को आगे कर रहे हैं। उनके फिर उसके बाद उनकी पत्नी अगर नहीं जा पाई तो उनका बेटा जा रहा है। लेकिन वो तो सामाजिक कार्यक्रम है ना? नहीं, सामाजिक कार्यक्रम नहीं, बहुत सारे कार्यक्रम सभी तरह के। लेकिन वो विधानसभा अटेंड करने थोड़ी पत्नी को भेज देते वो नहीं होंगे कि सदन में चले जाओ, या बेटे थोड़ी भेजते नहीं। लेकिन आपको बता दूंगा, आपने अच्छा याद दिलाया, जब 2.5 साल वाली बात हुई, तो जब सभी विधायक दिल्ली कुछ कर गए थे और एक बस में थे, तो उस बस में इनकी पत्नी भी और ये भी मौजूद थे।
कौन सी वाली बस में थे? जो विधायक जो जिस बस में बैठे थे, हाँ जब वो 10 जनपद या कहीं जा रहे होंगे, हाँ, तो दिल्ली में इनकी पत्नी भी उस बस में दिल्ली सवार थी। में दलेश्वर साहू के साथ इनके साथ इनकी पत्नी भी मौजूद साथ में पत्नी थी। और बेटे भी थे? नहीं, बेटा नहीं था, पत्नी थी। पत्नी यहाँ भी थी मौजूद। तो अब पार्टी ऑफिस जा रहे हैं, सपत्नी चले गए होंगे, अब ऐसा वो होगा। नहीं, अब 10 जनपद में भाई सोनिया जी से मिलने जा रहे हैं, मेरी पत्नी को भी मिला दूंगा, ऐसा लगा होगा। बाद में टिकट मेरी कटने की रहेगी तो पत्नी से मुलाकात रहेगी सोनिया जी की, तो वो आके वो एक दूरगामी कर सोच के सकेंगे। तहत उन्होंने, दूरगामी सोच के तहत जी। मैं अब आपसे बातचीत की आज की आखिरी सीट पे आ रहा हूं, जिसके ऊपर पूरे प्रदेश की नज़रें हैं। ये है राजनांदगांव में गिरीश देवांगन कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। डॉक्टर रमन सिंह वहां से कई बार से रहे हुए विधायक हैं, कई बार 2008 से लगातार रहे। 2008 कितना 3 टाइम हो गया? 3 टाइम, चौथी बार राजनांदगांव से ये लड़ रहे चौथी हैं। बार लड़ रहे हैं। इसके अलावा नांदगांव से वो सांसद भी रहे हुए हैं, कभी उनके बेटे भी सांसद रहे हुए हैं, ऐसे ही है ना? जी जी। यानी राजनांदगांव सीट उनके परिवार से परे बहुत कम रही जी। वो रहे, बेटे रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, ऐसा ही रहा। इस बार मुख्यमंत्री ने अपने निजी दोस्त गिरीश देवांगन को ले जाके उतारा है, क्या कहना है आपका? नहीं, उसमें राजनांदगांव में सबको पता है, पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर कहीं गुटबाजी है तो राजनांदगांव में है। किस पार्टी में? कांग्रेस में। तो कांग्रेस की गुटबाजी का नतीजा ये रहा हाँ कि मुख्यमंत्री ने मतलब गैर राजनांदगांव के रहने वाले अपने एक बाल सखा या दोस्त को उतारा है। अच्छा, आपका कहना ये नांदगांव के लोकल लोगों में गुटबाजी है जी, इसलिए भूपेश बघेल ने बाहर से अपने जी, बाल सखा को वहां भेज दिया? जी। दिल्ली में एक बैठक जब हुई उम्मीदवारों को लेकर, तो सीएम ने चारों जो कुलबीर छाबड़ा है, जितेंद्र मुलियार, महापौर हेमंत देशमुख है, और श्री किशन खंडेवाल, और 1-2 लोग और हैं, इनको बाकायदा बैठक करके ये भी सलाह दिया कि आप आपसी में राय मशवरा हो जाइए और एक नाम तय बताइए। तो नहीं तो बता किसी ने पाए बताया नहीं। तो उन्होंने फिर एक बोला कि अब मेरे किसी ने कहा था तराजू के एक पलड़े पे 8 मेंढक को तौल के बतलाओ। जी, मैं बड़ा कोशिश किया, जी, जब 4 डालूं तो 1 कूद जाए, फिर 3 और डालूं तो 2 कूद जाए, 8 कभी हो ही नहीं पाया था एक साथ। जी, जी। तो भूपेश बघेल ने जी कहा था, उनके दिमाग में रहा होगा मेरे को लड़वाना तो गिरीश देवांगन से। जी, इन लोगों को बोलता हूं कि तुम लोग एक करके बताओ। जी, जब नहीं बता पाएंगे मैं बोलूंगा भाई तुम लोग तो एक हो नहीं पाए। जी। तो ऐसे ही ऐसा ही है, बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं वैसे ही। 4-5 मेंढक को तराजू के एक पलड़े में रखने जैसा था। जी। अब 6 मेंढक का एक साथ वजन नहीं निकाल सकते बेहोश किए बिना। तो ऐसे करके वहां कांग्रेस की गुटबाजी के कारण ये गिरीश देवांगन जी को बनाया गया उम्मीदवार। अच्छा, अब ये पोलिंग तो हो गई है जी, अब आसार क्या दिख रहा है रिजल्ट का? क्या हुआ है चुनाव? पूरे चुनाव का में जब देखते हैं पोलिंग के बाद में, पहला बार ऐसा लग रहा है कि रमन सिंह एक बड़ी मतलब बड़ी उसमें समस्या के में घिरे नजर आ रहे हैं। ऐसा वजह यह है कि पूरे चुनाव में रमन सिंह जो हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री के तरह ही रहे। मतलब वहाँ के जनता का कहना यह था कि खासतौर पे जब कोरोना काल का पीरियड आया तो एक विधायक होने के नाते उनको वहाँ के लोगों के बीच होना था। लेकिन उनका ऑरा पूर्व मुख्यमंत्री का ही है, और वो आज भी वहाँ पर जहन में पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर लोग अभी भी आपत्ति करते हैं कि अभी यानी अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए तो अब इनको सुरक्षा क्या जो हम। लेकिन प्रदीप एक बात बताओ, जब कोरोना का दौर आया था जी, रमन सिंह 70 साल के हो रहे थे जी। कोरोना में कहा जाता था 60 साल के ऊपर के लोग जो हैं थोड़ा सावधान रहें भाई जी, बुजुर्गों को हो जाएगा कोरोना तो बचना मुश्किल रहेगा जी। तो एक तो खतरा भी था उनके उम्र के कारण जी, कि उनको कोरोना हो जाता तो दिक्कत रहेगी। जी। एक बात सुरक्षा आप जो बोल रहे हो, तो नांदगांव से लगा हुआ जो इलाका है मोहला मानपुर का, जी, जो नांदगांव से लगा हुआ इलाका गढ़चिरौली का, ये सब नक्सल इलाका है जी, और नक्सलियों के टारगेट में रमन सिंह शुरू से रहते आए हैं, जी, क्योंकि नक्सलियों से टक्कर भी ज्यादा ली थी। जी। तो ये 2 वजह हो सकती है क्या उनके लोगों के बीच ज्यादा नहीं उठने बैठने की? आपको जो लग रहा है कि कोरोना के समय लोगों की उम्मीद थी हमारे बीच रहेंगे, इतना बुजुर्ग आदमी क्या करेगा वहां रह के? राजनांदगांव के परिप्रेक्ष्य में ये कहना चाह रहा हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री को राजनांदगांव में भारी भरकम सुरक्षा की क्या जरूरत। वैसे भी जब वो पूर्व मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं मोहला मानपुर साइड या जब कहीं बस्तर क्षेत्र में,
तो उनके लिए अतिरिक्त सुरक्षा पहले से ही तैनात रहती है। हाँ। तो यहाँ पर एक जनता जो है चुनाव के वक्त में, यानी आपको लगता है उनका सुरक्षा घेरा जो है नांदगांव में उनको लोगों से दूर कर गया? उसके अलावा जो लोकल जो बड़े नेता हैं उनकी भी घेराबंदी जनता को हमेशा चुभती रही है। ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरा कहने मतलब वहाँ पे जो रमन सिंह से जो नज़दीकी बड़े नेता हैं संगठन के, वो उनको घेरे रहते वो भी हैं। घेर के रहते हैं। तो पार्टी के छोटे तो एक कार्यकर्ता या किसी दूरस्थ इलाके से आए व्यक्ति को 2-3 तरह के सुरक्षा की दीवार फांद के जाना पड़ता है। दो तीन सुरक्षा घेरा लोकल पार करके नेताओं जाना का। पड़ता है। फिर उसके बाद में वो तो रमन सिंह एक किस्म से कट गए हैं अपने एक तरह से लोगों इस चुनाव में, और पहला 15 साल में पहली बार ऐसा सुनाई आ रहा है आम लोगों की जुबान से कि रमन सिंह जो है मुश्किलों में है। ऐसा? जी। नांदगांव में खर्चा कैसा हुआ चुनाव में? व्यापक स्तर पर खर्च हुए हैं, दोनों पार्टियां ने व्यापक स्तर पर खर्च की है। ऐसा? जी। मतदान से एक रात पहले लोगों के दरवाजे नॉक कर करके उनसे संपर्क साधा गया है। ऐसा? और इस कोई बार बोला कि लिफाफे दिए हैं और शराब, ऐसा लोगों को ये भी बताया गया कि आप ये शराब इस बार हम नहीं बांट रहे हैं, शराब के एवज में आपको अतिरिक्त लिफाफा दिया जा रहा है। लेकिन अच्छा है, दारू बांटने से पैसा इसलिए अच्छा है कि दारू पहुंच जाती तो लोग को पी के खत्म करना पड़ता। पैसा पहुंच रहा है तो हो सकता है बच्चे के लिए दूध बंधा ले 1 महीने के लिए। जी। ऐसा भी हो सकता है। जी। तो दारू के बजाय पैसा पैसा लोगों को मिला है कि लोगों के सामने एक चॉइस है जी कि चाहो तो भाई दारू पी लेना, नहीं चाहो तो बच्चों को दूध पिला देना। जी। जी। ऐसा एक दिख रहा है जी। लेकिन पैसा बटा अच्छा है जी। कोई चुनाव आयोग के एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर जो हैं, मैं सुनता हूँ बड़े बड़े देश के अफसर आए हुए, इनकम टैक्स के, सेंट्रल एक्साइज के, कोई आपको दिखे क्या? वहाँ पे तो ऐसा कोई नजर आया नहीं। वहाँ पे वो पर्दे के पीछे मतलब कहीं और कुछ काम कर रहे होंगे तो ये समझना मुश्किल है थोड़ा। अच्छा। लेकिन इतने बड़े खर्चे हुए। बमलेश्वरी दर्शन को भी गए होंगे तो 4-6-8 घंटे का रहता है दर्शन का, बाद में तो रहना था। वो तो जो बाहर से ऑब्जर्वर आए थे वो तो एक तरह से घूमने पीने, कान्हा किसली और बमलेश्वरी, ऐसा भी लोगों ने एक तरह सा वो किया। अच्छा। वक्त काटा अपना। तो अब यहाँ आप किसी को भी जिता हरा नहीं पा रहे हो, ये मैं जितने हारने की बात के ये कहूँगा कि भाजपा जो है वहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के बीच जमकर मुकाबला है। ऐसा? और ऐसा लग रहा है कि जो कांग्रेस उम्मीदवार हैं उन्होंने रमन सिंह को एक तरह से परेशान करके जरूर रखा है। ऐसा? जी। लेकिन आप जो बोल रहे हो इससे रिजल्ट के तरफ कोई इशारा नहीं है। रिजल्ट की तरफ से आप जो बोल रहे हो ये है कि आपके छोटे भाई कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे तो आपको गिरीश देवांगन के बारे में ज्यादा मालूम है, घर में बताते होंगे कि हमने आज ऐसा किया, ये लोग समर्थन कर रहे हैं, ऐसा होता होगा? नहीं, वो ऐसा उनसे भाई से तो राजनीतिक विषय पर चर्चा नहीं होती क्योंकि जो उसका अलग विचार है। अच्छा। मैं विशुद्ध रूप से पत्रकार के तौर पे आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। ऐसा? जी। यानी आपका मधुसूदन से भी अच्छा संबंध है? भाई तो मधुसूदन का आपने जिक्र किया, मधुसूदन को चुनाव संचालक जरूर बना कर रखा गया, लेकिन भाजपा में अंदरूनी कलह इस कदर रही कि बड़े नेताओं को कोई दायित्व ही नहीं सौंपा गया। ऐसा? मधुसूदन संचालक जरूर बनाया गया, संगठन को खाना पूर्ति करना था कि हमने संचालक बनाया है, लेकिन उनको बहुत ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। यानी रमन सिंह को वोटों का नुकसान वहां पर तो खुद ही के जो कट गए हैं जी, और इसका और गुटबाजी का भाजपा का इसका नुकसान होगा जी। पूरे चुनाव में अभिषेक सिंह ने। अब एक चीज मेरे को आखिरी सवाल मेरा नांदगांव को लेकर, आप बतला रहे हैं कि लोकल गुटबाजी बहुत हावी है जी। ऐसे में मुख्यमंत्री ने अपने दोस्त को वहां भेज दिया, निजी प्रतिष्ठा दांव पे लगा दी राजनांदगांव में। क्या आपको लगता है कि जितनी लोकल गुटबाजी थी वो लोग सब लोग मिलके गिरीश देवांगन का काम किए होंगे? मुख्यमंत्री ने चुनाव के दौरान कुछ शिकायतें आई थी कि जो उम्मीद इनसे पाली गई थी वो उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है। हाँ। तो सब जितने दावेदार सबकी एक विशेष बैठक रायपुर में की थी अपने निवास में, और सबको कड़े लहजों में बता दिया गया था कि ये बर्दाश्त नहीं होगा और ये मान के चलो वहाँ पे गिरीश देवांगन नहीं, मुख्यमंत्री लड़ रहा है। हाँ। और गिरीश देवांगन के लिए सीएम हाउस हमेशा खुले रहेंगे। अब आप लोग को तय करना है कि आप लोग को सीएम हाउस आना है या नहीं आना है। हाँ। तो उन्होंने सभी जितने भी दावेदार हैं शहरी दावेदार हैं। हाँ। तो उनको सबको 5-5 वार्ड का एक जिम्मेदारी दे दिया, और वो भी उन वार्ड में दिए जहां रमन सिंह जीतते रहे हैं। हाँ। तो उनको बोला गया है इसको इनसे यहाँ लीड करके दिखाओ। हाँ। फिर आगे बात होगी।
म्युनिसिपल चुनाव के जी। समय मेयर जी, पार्षद का जी। टिकट मांगने आओगे तो उस समय- तो ये आंकड़ा लेके आना जी, जी। कि इस वार्ड से इस बूथ से कितना वोट कितना पाए वोट आया, जी। थे। ऐसा अच्छी बात है, उसी तरीके से जिताया ये जाता और है चुनाव। मुख्यमंत्री ने पूरी जिम्मेदारी के साथ लगभग 9 सभाएं की। हाँ और चुनाव से मतदान से एक रात पहले भी मुख्यमंत्री का अपने आना हुआ था रात को। मैं ये देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री किसको बुला के बंद कमरे में क्या बोल रहा है, दिल्ली में बुला के क्या बोल रहा है, आपकी जानकारी खासी है इस बारे में। अब ये बातें तो हर सभी राजनीतिक दल यानी अपनी मैं यहाँ पे शशांक तिवारी जी से बात करता हूँ जी। कई चीजों पे, राजनीतिक चर्चा। जी मुख्यमंत्री के बैठकों की इतनी जानकारी उनके पास नहीं है जी। जितनी आपके पास है। अब ये बातें तो कांग्रेस के ही अंदरूनी से सामने आ जाती हैं, जो हताश हो नहीं, नाराज अच्छा लोग- है, मैं यानी जी, उसको लेके आपके ऊपर व्यंग नहीं कर जी, रहा हूँ, जी। अच्छी बात है जानकारी जी, रहना। जी ठीक है प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। चुनाव आएंगे देखेंगे, हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है, हमारी कोई पार्टी नहीं जी। है, जिसको जनता पसंद करे वो जीते। जी ठीक है। जी। अभी आपने कुछ सीटों की चर्चा सुनी, अगले एपिसोड में हम आपको कुछ और सीटों के बारे में बतलाते हैं। चुनाव की गिनती होने के पहले, वोटों की गिनती होने के पहले यही सबसे दिलचस्प बात हो सकती है। सुनते रहिए।